हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो लेक्चर है, जो हमारे पास चैप्टर आता है जिसका नाम है पोवर्टी, हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो आप वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से और पूरा फुल फोकस होकर देखिएगा। और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है पोवर्टी, पोवर्टी आप सभी को पता है कि भाई गरीबी होता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे बताने वाली बात तो नहीं है। ठीक है। बेसिकली अगर हम पोवर्टी को क्लासिफाई करते हैं तो इसको तीन प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तो हमारे पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एंड द सेकंड वन इज रिलेटिव पॉवर्टी, एंड द थर्ड वन इज सब्जेक्टिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि जहां पे कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कम्युनिटी बेसिक नेसेसिटी जैसे कि फूड, रोटी, कपड़ा, मकान भी उसको नहीं मिल रहा, तो हम उसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ओके। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि इट इज लाइक सिग्निफिकेंटली लोअर इनकम कंपेयर टू द एवरेज इनकम लेवल ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के कंपेयर में अगर आप अपने आप को गरीबी समझते हो, देन यू विल फॉल इन द क्राइटेरिया ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। इसका मतलब ये है कि भाई मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, एक के पास BMW कार है और मेरे मेरे पास जो है ना टाटा नेक्सॉन है, तो मैं उसके कंपेरिजन में मैं सोचता हूँ कि भाई साहब मैं गरीब हूँ। तो दैट इज वन काइंड ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। ओके। एंड द थर्ड वन इज सब्जेक्टिव पॉवर्टी। सब्जेक्टिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि जहां आप फील करते हो कि भाई मैं गरीब हूं, बट आप गरीब नहीं होते। ठीक है। मतलब दिस इज ऑल काइंड ऑफ इमोशनल या फिर अदर थिंग यू कैन अटैच, लाइक बस फील करते हो कि भाई आप गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, बट यू आर एक्चुअली नॉट गरीब। ओके। ठीक है। तो हम पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये बेसिकली पर्सन का जो इनकम होता है या फिर कंजम्पशन लेवल उसको डिनोट करता है। और ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है बाय नीति आयोग। ठीक है। और ये जो नीति आयोग कैलकुलेट करता है वो बेस्ड होता है एनएसएसओ के डेटा पे। और ये जो एनएसएसओ है वो मॉस्पी के अंडर आता है। ठीक है, मॉस्पी के अंडर आता है। ठीक है। अगर हम बेसिकली जो पॉवर्टी था ना उसको प्री इंडिपेंडेंस के कैटेगरी में भी कर सकते हैं कि भाई प्री इंडियन इंडिपेंडेंस के पहले क्या क्या बना था इसके रिगार्डिंग, और इंडिपेंडेंट के बाद क्या क्या बना था इसके रिगार्डिंग, तो उसको दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्री इंडिपेंडेंस की बात करें ना, तो सबसे पहले अगर आप पॉवर्टी के नाम से जाने जो, तो दादा भाई नौरोजी के नाम से आपको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो है ना, जिन्होंने बुक लिखा था क्या, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने बोला था कि भाई जो इंडिया का जो पॉवर्टी रेट था ना वो था ₹16 to ₹35 पर कैपिटा पर ईयर। ठीक है। तो ये उन्होंने मतलब एस्टिमेशन किया था। ये बेसिकली ये बेस्ड था प्रिजनर मॉडल, प्रिजनर मेन्यू के ऊपर, कि मतलब जो जेल में रहते हैं और जो कितना खाना खाते हैं या फिर कितना मील कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर था ₹16 to ₹35। ठीक है। फिर हमारे पास नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है 1938 में, जिसको बनाया जाता है भाई सुभाष चंद्र बोस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इन्होंने कैलकुलेट करके उन्होंने बताया कि भाई ₹15 to ₹20 पर कैपिटा पर मंथ होता है इसमें। ठीक है। फिर उसके बाद 1944 में हमारे पास बॉम्बे प्लान आता है, जो बिजनेस लीडर के द्वारा बनाया जाता है। और ये करके बताते हैं कि भाई ₹75 पर कैपिटा पर ईयर है। ठीक है। हाँ। तो ये तो इंडिपेंडेंस के पहले जो जो चीजें हुई थी उसके बाद में। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि भाई इंडिपेंडेंस हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ। ठीक है। तो कई सारे कमिटीज बने थे, हम एक बाय एक सबको करने वाले। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो कमेटी बनी थी ना वो था VM दांडेकर या फिर एनरग कमेटी, जिसको 1971 में बनाया गया था। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। दिस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन। ठीक है। इन्होंने बताया था कि भाई साहब 2250 कैलोरी पर डे होना चाहिए इन रूरल एंड अर्बन। 2200 कैलोरी पर डे, 2250 कैलोरी पर डे रूरल में भी और अर्बन में भी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1979 में हमारे पास अलग कमिटी आया था जिसने अलग अलग कर दिया। क्या अलग अलग कर दिया, रूरल और अर्बन को अलग अलग कर दिया। जैसे कि दिस अलग कमिटी इज बेस्ड ऑन द पॉवर्टी लाइन फॉर द रूरल एंड अर्बन एरियाज ऑन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई जो रूरल है ना उनको 2400 कैलोरीज की नीड है, और जो अर्बन है उनको 2100 कैलोरीज की नीड है। रूरल में ₹49.09 पर मंथ होता है, और अर्बन में ₹56.64 पर मंथ होता है। ठीक है। अब ऐसा डिफरेंशिएट क्यों हुआ कि भाई जो रूरल वाले वो ज्यादा कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अर्बन, जो शहरी लोग है वो कम कंज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो रूरल वाले एरिया होते हैं वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं किसमें, एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर जो है ना मोस्ट हार्ड वर्किंग जॉब यू कैन से, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट, सो दे नीड मोर काइंड ऑफ कैलोरीज टू फॉर देयर बॉडी टू बी फिट। ओके। ठीक है। तो 1993 में फिर हमारे पास थर्ड वाला था लकड़ेवाला कमेटी। ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दिस इज बेस्ड ऑन द हाउस होल्ड पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसने कंसिडर किया था क्या, CPI को कंसिडर किया था, इंडस्ट्रियल वर्कर को, एंड CPI ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर। इसने दो चीज को कंज्यूम किया, वेरी इंपॉर्टेंट, CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर एंड CPI ऑफ एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है। इन्होंने ये भी बोला था कि भाई साहब
जो मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग अपना पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होना चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास 2005 में तेंदुलकर कमेटी आती है, जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 2009 में, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द परचेसिंग पावर पैरिटी इन टर्म्स ऑफ ₹33 पर डे, ठीक है। इन्होंने बोला था कि जो रूरल में है ना ₹816 पर कैपिटा पर मंथ होना चाहिए, और अर्बन में ना हजार रुपया पर कैपिटा पर मंथ, ठीक है। और ध्यान रखना, जो तेंदुलकर कमेटी ना, इसने रिप्लेस किया था क्या, यूआरपी को एमआरपी के। यूआरपी का मतलब होता है कि यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को इन्होंने मिक्स रेफरेंस पीरियड से बदल दिया था, ठीक है। और इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को भी कंसीडर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। इन तेंदुलकर कमेटी दे रिप्लेस्ड यूआरपी विद एमआरपी एंड दे आल्सो कंसीडर हेल्थ एंड एजुकेशन, ओके। एंड द फिफ्थ वन विल बी रंगराजन कमेटी विच इज जो कि 2012 में आया था, ठीक है। इन्होंने 3 कंपोनेंट को ऐड किया था, जो कि फूड आइटम्स था, एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स था, और बिहेवियरल नॉन फूड आइटम्स था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 कंपोनेंट्स उन्होंने अटैच किया था, क्या, फूड आइटम्स था, एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स था, और बिहेवियरल नॉन फूड आइटम्स था, ओके, ठीक है। हाँ, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को भी जैसे कंसिडर किया था, जैसे प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। और इन्होंने ये चीज ध्यान रखना कि इन्होंने जैसे कि जो अपना तेंदुलकर कमेटी था ना, उन्होंने यूआरपी को एमआरपी में बदला था, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड को मिक्स रेफरेंस पीरियड में बदला था। जबकि रंगराजन जो कमेटी था ना, उन्होंने मिक्स रेफरेंस पीरियड को जो है ना मिक्स मॉडिफाइड रेफरेंस पीरियड को बदल दिया था। इसका मतलब है कि भाई साहब, जो कंजम्पशन या फिर जो एजम्पशन है ना, सॉरी, जो कंजम्पशन या फिर जो एक्सपेंडिचर है, वो वीकली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा, और ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। उनके हिसाब से, या फिर रंगराजन कमेटी 2012 के हिसाब से रूरल में दिया गया था ₹972, और अर्बन में दिया गया था ₹1407। क्लियर है, ठीक है। स्टेट वाइज पॉवर्टी की अगर बात करें, 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा पॉवर्टी है, जो कि 39.9%, followed by Jharkhand 37%, and followed by Bihar, which is 33.7%, and the lowest we come with Goa 5.09%, and Kerala 7.1%, ठीक है। अब पुअर्स जो ना, कई टाइप के पुअर्स होते हैं, जैसे कि होता है हमारे पास यूजली पुअर भी होता है, और चर्निंग पुअर भी होता है, और ओकेजनली पुअर भी होता है, ठीक है। यूजली पुअर होता है, चर्निंग पुअर होता है, और ओकेजनली पुअर होता है, ठीक है। यूजली पुअर का मतलब भाई साहब, जो बीपीएल के जो नीचे रहता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे रहता है हमेशा, उसको कहते हैं हम यूजली पुअर। चर्निंग पुअर के मतलब भाई चर्न करता रहता है, मतलब कभी बीपीएल के नीचे आ जाएगा, कभी बीपीएल के ऊपर आ जाएगा, कभी नीचे कभी ऊपर, ठीक है। तो चर्निंग पुअर वी कैन से इट। एंड द थर्ड वन विल बी ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर का मतलब होता है कि भाई साहब, बीपीएल लाइन से वो हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ओकेजनली पुअर, ठीक है। नाउ कमिंग द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, विच इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई, जो कि ग्लोबल होता है, ग्लोबल रिलीज करता है। एंड दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 बाय यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010 बाय यूएनडीपी एंड ओपीएचआई। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, वो 10 हेल्थ इंडिकेटर को कंसीडर करता है, और 4 इसमें 3 डायमेंशन होता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। और जो 10th हेल्थ इंडिकेटर है, कौन कौन से होते हैं? अगर हम हेल्थ वाले डायमेंशन की बात करें तो उसमें न्यूट्रिशन होता है और चाइल्ड मोर्टेलिटी होता है। अगर हम एजुकेशन वाले बात करें तो उसमें ईयर्स इन स्कूलिंग होता है और स्कूल का अटेंडेंस होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बात करें तो हम कुकिंग फ्यूल होता है, सैनिटेशन होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाउसिंग होता है, और एसेट होता है, ठीक है। नीति आयोग ने भी अपना खुद का एमपीआई लॉन्च किया था नवंबर 2021 में, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ओके। तो अगर हम एमपीआई की बात करें ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उन्होंने टोटल 10 हेल्थ इंडिकेटर दिया था, लेकिन जो अपना नीति आयोग था ना, उन्होंने 12 इंडिकेटर दिया था। 10 तो पुराना ही थे, लेकिन जो 11th और 12th था वो था मैटरनल हेल्थ, एंड द 12th वन वाज बैंक अकाउंट, ओके। तो इनके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट एमपीआई था ना, मोस्ट पॉवर्टी, वो था बिहार, और लोएस्ट एमपीआई के लेवल में था अपने पास केरल, ठीक है। ध्यान रखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन निकालता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स निकालता कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फ्रेमवर्क के बारे में। दिस इज रिलीज बाय नीति आयोग, और इसके 4 पिलर होते हैं: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ओके। इसके 4 पिलर होते हैं: पॉलिसी होता है, बिजनेस इकोसिस्टम होता है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम होता है, एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस होता है। अगर पॉलिसी की बात करें तो उसमें 20% कंसिडर करता है, बिजनेस इकोसिस्टम 40%, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम 20%, एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 20%, ओके। एंड द another thing is multi-dimensional vulnerability index, MVI, and this is released by UNGA, United Nations General Assembly, United Nations General Assembly। इसमें 2 कंसेप्ट होते हैं, पहला होता है हमारे पास vulnerability एंड द सेकंड वन इज रेजिलियंस, ठीक है। vulnerability के अंदर भी 3 होता है: सोशल होता है, इकोनॉमिक होता है, और रेजिलियंस के अंदर हमारे पास सोशल होता है एंड देन इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। दिस इज रिलीज्ड इन 1990 बाय महबूबुल हक प्लस अमर्त्य सेन। ध्यान रखना, अमर्त्य सेन इंडियन थे,
और महबूबुल हक जो है ना अपने पास पाकिस्तानी थे, ठीक है। इसके कई सारे डायमेंशन होता है, जैसे कि 3 डायमेंशन होते हैं इसमें, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज होता है और डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, ठीक है। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के अंदर इसमें होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ होता है, नॉलेज में होता है इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में होता है हमारे पास GNI पर कैपिटा, GNI पर कैपिटा, ध्यान रखना। हेड काउंट रेशो की बात करें ना, तो हेड काउंट रेशो होता है नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन करोगे तो तुम्हें हेड काउंट रेशो मिल जाएगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। एंड ये मतलब बेसिकली 2010 या फिर कुछ में इसको किया गया था, और इसमें ये बोला गया था, हम इसको अडोप्टेड इन 2010 आई गेस, या ठीक है। इसमें 17 गोल्स होते हैं और 169 टारगेट्स होते हैं, ठीक है। इसको 2015 में अडोप्ट किया गया, उसको 2030 तक का टारगेट है इसमें, ठीक है। 2030 तक का इसका टारगेट है, 2015 में इसको अडोप्टेड किया गया था। इसमें 17 गोल्स होते हैं और 169 टारगेट होते हैं। ये 17 गोल जो है ना आपको रटे होने चाहिए, आपको रटे होने चाहिए। फर्स्ट पे आता है हमारे पास नो पॉवर्टी, सेकंड पे आता है जीरो हंगर, थर्ड पे गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ पे आता है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ पे आता है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स पे आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ पे आता है क्लीन एनर्जी, एट्थ पे आता है वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, टेंथ पे आता है इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 11th में आता है हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th में आता है रेस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, 13 में आता है क्लाइमेट एक्शन, 14 में आता है लाइफ बिलो वाटर, 15 में आता है लाइफ ऑन लैंड, एंड 16 में आता है पीस एंड जस्टिस, एंड 17 में आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना 1 से लेकर 17 विद नंबरिंग आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल, SDG गोल, ओके। नाउ कमिंग टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट ए पर्सन स्पेंड ऑन कंजम्पशन रेदर देन सेविंग। मतलब कि सेविंग के अलावा, जैसे कि हम लोग खाना पीना खाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं मतलब जो हमारा फूड होता है, क्लॉथिंग होता है, इसको ये कंसिडर नहीं करता। मतलब ये तो नेसेसिटी है ना, इसको भी तो अगर आप सपोज आप कपड़े नहीं पहन रहे हो और आप उसी का पैसे का सेविंग करो तो यू विल बी अनकंफर्टेबल ना। You are not eating food, you are just saving that money of that breakfast meal and dinner that you want to eat. Then this kind of money we can say it as a marginal propensity of to consume, okay। तो MPC का जो वैल्यू होता है चेंज इन कंजम्पशन अपन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपन चेंज इन इनकम। ध्यान रखना MPI का जो वैल्यू होता है ना, MPC का मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम का वैल्यू जो होता है ना, 1 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है, 1 से कम होता है 0 से ज्यादा होता है, ठीक है। And then next one is autonomous expenditure. This is independent of the income, ठीक है। This is independent of the income। इसका फॉर्मूला होता है C is equal to A plus CY। C का मतलब होता है टोटल कंजम्पशन, A का मतलब होता है इनकम इंडिपेंडेंट कंजम्पशन, इनकम इंडिपेंडेंट कंजम्पशन, C का मतलब होता है MPC एंड Y का मतलब होता है लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ध्यान रखना एक्सपेंडिचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेविंग, एक्सपेंडिचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेविंग, ठीक है। तो आई होप आप सभी को पूरा क्लियर हो गया होगा पॉवर्टी। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको 2 3 4 बार रिवाइज करो, पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।